दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल खाली घर से। लेकिन ये घर असल में खाली नहीं होता। इस घर के अंदर पहले से ही कोई और मौजूद होता है, एक एंटिटी, एक प्रेजेंस। और पूरी मूवी हम इसी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कैमरा धीरे धीरे घर के हर कोने को ऑब्जर्व करता है, जैसे कोई चुप कर सब कुछ नोटिस कर रहा हो। फिर ये एंटिटी ऊपर जाती है और एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है, जैसे उसे पता हो कि कोई आने वाला है। कुछ ही देर बाद एक फैमिली इस घर को देखने आती है, और जैसे ही फैमिली घर के अंदर एंटर करती है, वो प्रेजेंस कबर्ड से निकलकर फिर से घर के अंदर मूव करने लगती है। इस फैमिली की मदर का नाम रिबेका होता है। रिबेका अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ ये घर देखने आती है। घर उनके बजट से ज्यादा महंगा होता है, लेकिन फिर भी रिबेका इस घर को पसंद कर लेती है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसका बेटा टैलन। टैलन एक प्रोफेशनल स्विमर है और रिबेका चाहती है कि वो नेशनल लेवल तक जाए। ये घर टैलन के स्कूल और ट्रेनिंग के बहुत करीब होता है, इसलिए रिबेका किसी भी ऑब्स्टिकल को रिस्क नहीं लेना चाहती। रिबेका के लिए ये घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उसके बेटे के फ्यूचर का शॉर्टकट होता है। लेकिन रिबेका का हस्बैंड इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे लगता है कि उनकी बेटी क्लोई इस इतनी बड़ी चेंज के लिए रेडी नहीं है। क्लोई ऑलरेडी इमोशनली बहुत फ्रैजाइल होती है। रिसेंटली उसके एक क्लोज फ्रेंड की डेथ हो चुकी होती है, जिसके बाद क्लोई ऑलमोस्ट घर से बाहर निकलना ही छोड़ देती है। वो क्वाइट हो चुकी होती है, ब्रोकन हो चुकी होती है। लेकिन रिबेका अपनी बेटी के इमोशनल स्टेट को इग्नोर कर देती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैलेंट का करियर, चाहे उसके लिए किसी और को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। और इसी मोमेंट से वो प्रेजेंस जो सब कुछ देख रही होती है, इस फैमिली के बहुत करीब आने लगती है। ये एंटिटी अग्रेसिव नहीं होती, ना ही तुरंत डराती है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, फील करती है और धीरे धीरे क्लोई के पेन से कनेक्ट करने लगती है। इस घर के अंदर अब सिर्फ एक फैमिली नहीं रहती, बल्कि एक अनसीन बॉन्ड बनने लगता है, एक जिंदा लड़की और एक अनजानी प्रेजेंस के बीच। और यहीं से मूवी सिर्फ हॉरर नहीं रहती, बल्कि एक इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टोरी बन जाती है, जहां सवाल ये नहीं होता कि घर में क्या है, बल्कि ये होता है कि घर में कौन अकेला है। क्लोई इस पूरे टाइम इस घर को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है। जब रिबेका और उसका हस्बैंड आपस में बात कर रहे होते हैं, वो एंटिटी उनकी बातें सुन रही होती है, बिना देखे जाए, बिना महसूस किए जाए। जैसे ही एंटिटी को ये पता चलता है कि रिबेका खुद भी किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, वो उसकी और ज्यादा करीब आने लगती है। अब ये प्रेजेंस सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि रिबेका को फॉलो करना शुरू कर देती है। एक सीन में रिबेका एक पुराने मिरर के सामने खड़ी होती है। ओनर उसे बताता है कि ये मिरर लगभग 100 साल पुराना है। कैमरा यहाँ सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, बल्कि ये फील देता है कि ये मिरर सिर्फ चेहरा नहीं, राज भी देख चुका है। दूसरी तरफ क्लोई घर के एक रूम में जाती है। रूम बिल्कुल खाली होता है, लेकिन क्लोई को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे कबर्ड के अंदर से देख रहा हो। उसकी सांसें स्लो हो जाती हैं, वो अनईजी फील करती है, और फिर सीन कट हो जाता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि घर में पेंटिंग और रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। काफी लेबरर्स यहाँ काम करने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सब भाग जाते हैं। उन सब का कहना होता है कि इस घर में कोई मौजूद है, कोई चीज जो दिखती नहीं लेकिन फील होती है। कुछ दिन बाद रिबेका अपनी फैमिली के साथ ऑफिशियली इस घर में शिफ्ट हो जाती है। एक सीन में रिबेका फोन पर किसी से बात कर रही होती है, और यहीं पर एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। रिबेका ने इस घर का बिल पे करने के लिए अपनी ही कंपनी में फ्रॉड एंट्री करवाई होती है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये होती है कि रिबेका को इस बात का कोई गिल्ट नहीं होता। उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है, अपनों के लिए कुछ भी करना जस्टिफाइड है। लेकिन इसी घर के एक कोने में क्लोई बिल्कुल अकेली होती है। ना कोई उसे समझने वाला, ना कोई उसके पेन को सुनने वाला। क्लोई चुपचाप अकेले रो रही होती है, उसके आंसू किसी को नजर नहीं आते। थक कर, टूट कर वो वहीं रोते रोते सो जाती है। और उसके पास उस अंधेरे कमरे में वो प्रेजेंस भी होती है, खामोश, देखती हुई और शायद समझती हुई। क्लोई रोते रोते सो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे तुरंत एहसास होता है कि वो किसी के बहुत ज्यादा करीब है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो फौरन बेड से उठती है और धीरे धीरे सीडी प्लेयर की तरफ चलती है। डर और उम्मीद के बीच वो बोलती है, नाडिया, क्या तुम हो? क्लोई को लगता है कि शायद उसकी फ्रेंड नाडिया की सोल उसके पास आ गई है, जो अब उसके साथ रहने आई हो। लेकिन वो एंटिटी कुछ भी नहीं बोलती।
बस वहाँ खामोशी होती है। अगला दिन दिखाया जाता है। क्लोई अपनी बुक्स बेड पर फैलाकर वॉक करते हुए निकल जाती है और बाथरूम में नहाने चली जाती है। उसके पीछे जैसे ही कमरा खाली होता है, वो सोल क्वाइटली रूम में आती है। उसकी नज़र एक पिक्चर पर पड़ती है, क्लोई और उसकी फ्रेंड नाडिया की फोटो। उस फोटो को देखने के बाद वो सोल एक एक करके रूम में बिखरी हुई चीजें वापस सही जगह पर रख देती है। बुक्स, चीजें, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। जब क्लोई बाथरूम से बाहर आती है और रूम देखती है, वो जोर से चीख पड़ती है, ये सब कैसे हुआ? फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में एक बात क्लियर होती है, ये नाडिया ही है जो उसकी मदद कर रही है। इसी मोमेंट के बाद क्लोई का डर खत्म हो जाता है। अब वो इस सोल से अफ्रेड नहीं होती, बल्कि उसे अपना समझने लगती है। क्लोई की स्क्रीम सुनकर उसके डैड भी तुरंत रूम में आ जाते हैं। वो घबराकर पूछते हैं, क्या हुआ क्लोई? क्लोई सच छुपा लेती है। वो झूठ बोलती है कि मुझे एक चूहा नजर आ गया था। असल में वो अपने डैड को ये बताना नहीं चाहती कि उसकी फ्रेंड की सोल उसके पास है। कुछ देर बाद क्लोई के डैड नीचे चले जाते हैं और रिबेका के साथ क्लोई की कंडीशन पर बात करते हैं, और यहीं से फिल्म और भी ज्यादा डार्क डायरेक्शन में एंटर करती है। क्लोई के डैड रिबेका से कहते हैं कि क्लोई ठीक नहीं लग रही। वो बताते हैं कि क्लोई की फ्रेंड ड्रग ओवरडोज की वजह से मर चुकी है, और बिल्कुल इसी तरह शहर में एक और लड़की भी मर्डर हो चुकी है। इसीलिए हमें क्लोई का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन रिबेका का रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड होता है, जैसे उसे अपनी बेटी की कोई परवाह ही ना हो। वो अपने हस्बैंड से कहती है, मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रहे हो। इसी बीच उनका बेटा टाइलर घर वापस आता है और उसके साथ उसका फ्रेंड रायन भी होता है। टाइलर रायन को पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करता है। जैसे ही रायन और क्लोई एक दूसरे को देखते हैं, फर्स्ट साइट में ही रायन को क्लोई पसंद आ जाती है। लेकिन टाइलर तुरंत रायन को वार्निंग देता है, मेरी बहन से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। रात का सीन आता है। रिबेका और उसका हस्बैंड फिर से क्लोई के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लोई के डैड कहते हैं कि शायद क्लोई को थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। ये बात सुनकर रिबेका और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, क्लोई को बस थोड़ा टाइम चाहिए और कुछ नहीं। अब इस बार उसका हस्बैंड भी गुस्सा हो जाता है और सीधा कहता है, ये मत भूलो कि टाइलर के साथ साथ क्लोई भी तुम्हारी बेटी है। सीन यहीं कट होता है। अगला दिन दिखाया जाता है। क्लोई घर में बिल्कुल अकेली होती है। इसी वक्त रायन, जो टाइलर का फ्रेंड है, टाइलर से मिलने घर आ जाता है। क्लोई उसे ड्रिंक ऑफर करती है और अपने रूम में आने का कह देती है, लेकिन रायन मना कर देता है। वो क्लोई से कहता है, टाइलर ने मुझे तुम्हारे रूम में जाने से मना किया है। ये बात क्लोई के दिल को थोड़ा सा लगती है और यहीं से स्टोरी और ज्यादा इमोशनल और मिस्टीरियस हो जाती है। रायन मना करने के बाद भी खुद ही क्लोई के रूम में आ जाता है। दोनों यहाँ ड्रग्स लेते हैं और इसी मोमेंट पर क्लोई का दर्द बाहर आना शुरू होता है। क्लोई रायन से कहती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ के बाद वो बहुत ज्यादा लोनली फील करती है। रायन भी क्यूरियस हो जाता है। वो क्लोई की बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, मेरी जिंदगी में कभी किसी की डेथ नहीं हुई। मुझे नहीं पता जब कोई मर जाए तो कैसा लगता है। बस मुझे बताओ, किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है? क्लोई को बस किसी अपने की जरूरत थी जिसके साथ वो अपना गम शेयर कर सके। वो अपना दर्द और इमोशंस रायन के साथ शेयर करना शुरू कर देती है, और इसी इमोशनल मोमेंट में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर रायन भी अपना गम बताता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसकी केयर नहीं की, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसे प्यार नहीं करती थी। वो बहुत टॉक्सिक थी। लेकिन जैसे ही ये दोनों और ज्यादा क्लोज होने वाले होते हैं, एंटिटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अचानक वहाँ रखा कबर्ड जोर से टूटकर गिर जाता है। इस आवाज से क्लोई और रायन दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। रायन समझता है कि शायद कबर्ड का हिंज लूज था, इसी वजह से वो टूटकर गिर गया। लेकिन क्लोई सच जानती थी। जैसे ही वो कबर्ड के पास जाती है, उसे अपने चेहरे पर एक तेज हवा का झोंका महसूस होता है। ये फील होते ही क्लोई और ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि ये नाडिया है, जो उसे वार्न कर रही है रायन से दूर रहने के लिए। अब जब घर में बहुत ज्यादा अजीब चीजें होने लगती हैं, तो क्लोई फाइनली डिसाइड करती है कि अब उसे अपनी फैमिली को सब बताना ही होगा। डिनर टेबल पर क्लोई सबसे पूछती है, क्या आप लोगों ने भी कभी फील किया है कि इस घर में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है? क्या आपको कभी लगा कि यहाँ कोई और भी रहता है जिसे हम देख नहीं सकते? ये बात सुनकर क्लोई का भाई टाइलर उसे घूर कर देखता है और समझने लगता है कि शायद क्लोई पागल हो रही है। वो कहता है, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी फ्रेंड की डेथ ने तुम्हारे दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ दिया है। ये सुनते ही क्लोई रो पड़ती है। क्लोई के डैड गुस्से में आकर उसे डांट देते हैं। टाइलर गुस्से से खड़ा होता है और वहां से चला जाता है।
उसकी मॉम भी उसके साथ चली जाती हैं। बाद में डैड के कहने पर टाइलर डिसाइड करता है कि वो क्लोई से माफ़ी मांगेगा, लेकिन क्लोई अब बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो टाइलर पर चिल्लाती है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। टाइलर फिर से अपने डैड के पास जाकर कंप्लेन करता है। डैड उसे समझाते हैं कि क्लोई शॉक में है, उसे इस वक्त सपोर्ट और केयर की ज़रूरत है। लेकिन टाइलर को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मॉम के साथ बैठकर अपनी गंदी हरकतों का जिक्र बड़ी खुशी के साथ करता है। वो बताता है कि उसने कैसे एक लड़की के साथ प्रैंक किया और उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर दी, और उसके चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं होता, सिर्फ गंदी सी मुस्कान होती है। टाइलर की मॉम भी उसे डांटने के बजाय बिल्कुल खामोश रहती है, जैसे उसने जो सुना उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जो प्रेजेंस इस घर में थी, जो रूह यहाँ मौजूद थी, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और पनिशमेंट के तौर पर वो सीधा टाइलर के रूम में जाती है। वहां जाकर वो हर चीज तोड़ना शुरू कर देती है। मेटल मग्स, ट्रॉफीज, जो भी हाथ आता है वो जमीन पर जोर से गिरने लगता है। पहले ये आवाज क्लोई सुनती है और भागकर उस रूम की तरफ आती है। उसके बाद घर के बाकी सब लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। रूम का हाल देखकर सब लोग शॉक में चले जाते हैं। हर चीज बिखरी होती है और हवा में एक अजीब सी फीलिंग होती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और घबराकर घर से बाहर भाग जाते हैं। क्लोई भी उनके साथ बाहर आ जाती है। बाहर आकर क्लोई सबको कहती है, ये कोई और नहीं है, ये मेरी फ्रेंड नाडिया है। वो सिर्फ मेरे साथ रहने आई है, आप लोग उससे मत डरो। लेकिन टाइलर और उसकी मॉम घर के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब तक वो ये मान चुके होते हैं कि क्लोई सच बोल रही है, इस घर में वाकई कोई एंटिटी मौजूद है। क्लोई की बात मान लेने के बाद भी ये लोग अंदर जाने को तैयार नहीं होते। आखिर में क्लोई के डैड उसे साथ लेकर घर के अंदर वापस आते हैं। वो सबको समझा बुझाकर क्लोई को घर के अंदर ले आते हैं। इसी बीच रिबेका के हस्बैंड उस औरत को फोन करता है जिससे उसने ये घर खरीदा था, और यहीं से इस घर का असली राज धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है। रिबेका का हस्बैंड उस औरत से सीधा पूछता है, अगर इस घर में पहले से कोई एंटिटी थी तो आपने हमें ये घर क्यों दिया? इस पर वो औरत जवाब देती है, नहीं, पहले इस घर में कोई एंटिटी नहीं थी, और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ मौजूद है तो मैं अपनी भाभी को भेज देती हूँ। वो एक साइकिक है और ऐसे प्रॉब्लम से लोगों को फ्री करती है। रिबेका का हस्बैंड इस बात पर अग्री कर लेता है। अगली दोपहर वो साइकिक औरत घर आ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरती है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि ये घर वाकई हॉन्टेड है और यहाँ किसी एंटिटी की प्रेजेंस मौजूद है। वो घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, हर डिटेल नोट करती है और फिर सबके सामने कह देती है, इस घर में एक एंटिटी है और ये प्रेजेंस तकलीफ में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लोई तकलीफ में है। वो आगे कहती है, जैसे क्लोई अपनी फ्रेंड की डेथ के बाद स्ट्रेस में है, बिल्कुल वैसे ही ये एंटिटी भी किसी गहरे स्ट्रेस से गुजर रही है। ये सुनकर घर के सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने साइकिक को क्लोई के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर साइकिक कहती है, इस प्रेजेंस को सिर्फ क्लोई ही महसूस कर सकती है, और वजह बताते हुए वो कहती है, क्लोई के ट्रॉमा की वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है और इसी सेंसिटिविटी की वजह से उसके लिए 4th डायमेंशन का दरवाज़ा खुल चुका है। और जैसे ही ये बात कहती है, घर का माहौल और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। साइकिक आगे बताती है, इस 4th डिमेंशन की दूसरी साइड से सोल्स और दूसरी दुनिया की चीजें क्लोई तक अपना मैसेज पहुंचा सकती हैं। वो उसे अपनी प्रेजेंस महसूस करवा सकती हैं, जो एक नॉर्मल इंसान कभी फील नहीं कर सकता। वो कहती है, जब मैं खुद ऐसी ही एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरी थी, तब मेरे लिए भी 4th डिमेंशन का दरवाजा खुल गया था, और तब से मैं हमेशा इस दरवाजे को खुला रखने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं इसके जरिए दूसरों की मदद कर सकूं। ये सुनकर क्लोई थोड़ी हिम्मत करके पूछती है, क्या ये सोल मेरी फ्रेंड नाडिया है? साइकिक फौरन जवाब देती है, नहीं, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकती कि ये कौन है। और फिर वो एक और ज्यादा डिस्टर्बिंग बात बताती है, इस सोल को खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। वो सिर्फ एक गलत डिमेंशन में, एक गलत टाइमलाइन में फंस चुकी है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। साइकी कहती है, 4th डिमेंशन में टाइम अजीब तरीके से बिहेव करता है। पास्ट और फ्यूचर एक साथ कंप्रेस होने लगते हैं, और ऐसी सिचुएशन में सोल्स अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं और दूसरी टाइमलाइंस में भटक जाती हैं। फिर साइकी की नज़र घर के पिछले हिस्से में लगे बहुत पुराने मिरर पर पड़ती है। वो मिरर के पास जाती है, उसे टच करती है और कहती है,
पुराने शीशे अक्सर स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट का जरिया बन जाते हैं। वो उस मिरर के जरिए कुछ एंटिटीज से सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तभी घर के अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी पैदा हो जाती है। अचानक साइकिक के जिस्म को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक लगता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसी हालत में वो साइकिक उस घर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जो चीज़ उसने छोड़ दी होती है वो सिर्फ सवालात नहीं होते, बल्कि एक और भी ज्यादा खतरनाक मिस्ट्री शुरू हो चुकी होती है। एनीवे, काफी टाइम बाद हम देखते हैं कि वो प्रेजेंस इस फैमिली को डिस्टर्ब करना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। इवन जब क्लोई और रायन के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगती है, तब भी वो एंटिटी इंटरफेयर नहीं करती। एक्चुअल सिचुएशन से दूर रहने के लिए वो खुद क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। जब क्लोई शावर लेने जाती है, उस वक्त वो एंटिटी एक शॉकिंग चीज नोटिस करती है। रायन चुपके से क्लोई के जूस में ड्रग्स मिक्स कर रहा होता है। क्लोई को बचाने के लिए वो प्रेजेंस टेबल को जोर से शेक करती है और जूस गिर जाता है। क्लोई को कुछ अजीब फील नहीं होता, वो कामली सब क्लीन कर देती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, क्लोई को अब वो प्रेजेंस महसूस ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लोई सिर्फ उस वक्त एंटिटीज को फील करती थी जब वो इमोशनली वीक, सेंसिटिव और ट्रॉमेटाइज थी। लेकिन रायन के साथ फ्रेंडशिप के बाद क्लोई की मेंटल हेल्थ काफी इम्प्रूव हो जाती है और जैसे जैसे वो स्ट्रांग होती जाती है, वैसे वैसे उस फोर्थ डायमेंशन का दरवाजा जो उसके लिए ओपन हो चुका था, धीरे धीरे बंद होने लगता है। अब वो सोल्स और एंटिटीज को फील करने के काबिल नहीं रहती। नेक्स्ट सीन में क्लोई और रायन बात करते हुए दिखते हैं। क्लोई कैजुअली बोलती है, फ्राइडे को मॉम और डैड घर पर नहीं होंगे, तुम आ जाना। रायन बिना हेजिटेशन के हाँ कर देता है। ऑल्दो उनको पता था कि टाइलर उस दिन घर पर होगा, लेकिन सेम दिन ही वो साइकिक रिबेका के हस्बैंड से मिलती है। वो क्लियर कर देती है कि ये एंटिटी इस हाउस में पास्ट से बिलोंग नहीं करती, ये फ्यूचर से आई है। हाँ, फ्यूचर। ये आई है कुछ रोकने के लिए जो होने वाला है, और ये सब विंडो से रिलेटेड है। लेकिन रिबेका का हस्बैंड समझ नहीं पाता और अब रिबेका ने भी साइकिक को अपने घर आने से मना कर दिया होता है। इसीलिए साइकिक को यहाँ से चले जाना पड़ता है। फिर रात होती है और वो प्रेजेंट सफर कर रही होती है क्योंकि उसको क्लोई को कुछ अर्जेंट बताना होता है। वो ट्राई करती है क्लोई को जगाने की, टच करने की, मगर एक इनविजिबल वॉल उसको रोक देती है। क्योंकि क्लोई अब अपनी मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ चुकी होती है, इसलिए ये सोल ना उसको अपनी प्रेजेंस फील करा पाती है, ना ही बात कर पाती है। एनीवे, फ्राइडे का दिन आता है। रायन अब टाइलर के घर आता है। पहले टाइलर से मिलता है, फिर सीधा किचन की तरफ चला जाता है। रायन 2 ग्लासेस जूस लेकर आता है और दोनों में ड्रग्स मिक्स कर देता है। एक ग्लास वो टाइलर को देता है। जैसे ही टाइलर पीता है, कुछ ही मिनट्स में वो सो जाता है। फिर रायन दूसरा ग्लास लेकर क्लोई के रूम में जाता है। जैसे ही क्लोई को रायन के साथ ये ग्लास मिलता है, उसके अंदर एक अजीब सा फीलिंग आती है, कुछ रॉन्ग लगता है। वो डर के साथ पूछती है, टाइलर कहाँ है? रायन का रिप्लाई होता है, डोंट वरी, मैंने उसे सुला दिया है। क्लोई को तुरंत समझ आ जाता है कि रायन ने टाइलर को ड्रग्स दिए हैं। ये सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है। वो रायन से कहती है, रूम से इमीडिएटली चला जाओ। आज वो रायन के बिल्कुल भी करीब नहीं आना चाहती। रायन ट्राई करता है उसको रिलैक्स करने का और उस जूस को फोर्स करता है जो पहले से ड्रग से भरा हुआ है। लेकिन वही एंटिटी जो इस हाउस में प्रेजेंट है, सब देख रही होती है। वो क्लोई को बचाना चाहती है, जूस ना पीने दे। लेकिन क्योंकि एंटिटी ह्यूमंस को टच नहीं कर सकती, वो ग्लास को गिरा भी नहीं सकती और क्लोई पीती है। जैसे ही वो जूस पीती है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है और तब हम देखते हैं रायन का रियल फेस, एक थिक स्किन्ड डेंजरस इंसान जो गर्ल्स को हर्ट करने में प्लेजर लेता है। इस बार वो क्लिंग ट्रैप क्लोई के माउथ पर लगाता है और धीरे धीरे उसको सफोकेट करना शुरू करता है। हर बार जब क्लोई मरने के करीब होती, रायन ये क्लिंग ट्रैप हटा देता क्योंकि उसको गर्ल्स को सफरिंग में देखना ही प्लेजर देता था। यहाँ रिवील होता है कि क्लोई की फ्रेंड और एक और लड़की भी रायन ने मर्डर की थी। वो एक साइको सीरियल किलर था और क्लोई को रिपीटेडली सफोकेट करता था ताकि कोई ना जाने कि एक्चुअली क्लोई को किल किसने किया। सब सोचते थे कि क्लोई की डेथ सिर्फ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई। एंटिटी जो इस हाउस में है, क्लोई को बचाना चाहती है, लेकिन उसके पास अभी भी बैरियर है, वो कुछ नहीं कर पा रही। अब एंटिटी डिसाइड करती है कि टाइलर को मूव करके क्लोई को बचाए, लेकिन टाइलर को भी टच नहीं कर सकती। वो चीजें गिराकर टाइलर को मूव करने की ट्राई करती है, लेकिन टाइलर अनकॉन्शियस है ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से। फिर एंटिटी टाइलर के पास जोर से चीख कर कहती है और टाइलर डर के मारे आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाता है। जैसे ही वो कॉन्शियस होता है, उसके दिमाग में इमीडिएटली फ्लैश आता है, रायन उसके घर आया था और इस बार वो अपनी सिस्टर के करीब था और कुछ गलत शुरू कर सकता था। सोचता है मेरी सिस्टर को अभी डेंजर है और वो तुरंत भागकर ऊपर जाता है।
वहाँ जाके टाइलर देखता है कि रायन अपनी सिस्टर को किल करने वाला है। जैसे ही टाइलर दौड़ता है वो रायन को पकड़ लेता है और नीचे की तरफ पुश करता है, लेकिन जैसे ही दोनों गिरते हैं वो दोनों एक साथ मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैमिली फाइनली हाउस को छोड़ रही है, क्योंकि ये हाउस उनके लिए अब सिर्फ सॉरो और ट्रेजेडी लेके आया। रिबेका के लिए सबसे बड़ा गम था उसके प्यारे बेटे की डेथ, क्योंकि रिबेका ने ये हाउस अपने बेटे के लिए खरीदा था और वो उसे बहुत प्यार करती थी। बेटे की डेथ ने उसको मेंटली वीक कर दिया और इसी वीकनेस के वजह से उसका कनेक्शन बन गया उस एंटिटी के साथ जो पहले इनविजिबल थी। रिबेका फाइनली जाती है उस 100-year-old मिरर के पास और वहाँ वो एंटिटी को देख लेती है और ये डिस्कवर करती है कि ये एंटिटी कोई और नहीं, उसका अपना बेटा है। वो बेटा जो अब सोल के रूप में पास्ट से आया था, क्लोई को बचाने के लिए और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिबेका को ये समझ आता है और वो चिल्लाती है, रोती है, अपने हस्बैंड और क्लोई को बताती है, ये एंटिटी कोई और नहीं, ये तुम्हारा भाई है। टाइलर ही था जो यहाँ आया था तुम्हें बचाने। जैसे ही ये रेवलेशन होता है सबके इमोशंस एक्सप्लोड करते हैं, पर एंटिटी को अब अपना पर्पस कंप्लीट हो चुका है। वो हाउस से बाहर आती है और जैसे ही वो स्काई की तरफ उठी उसको फ्रीडम मिल जाती है और इस मोमेंट के साथ ये स्टोरी खत्म होती है।